नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली आरबीआई द्वारा अपने ऑफिशियल बैलेंस ऑफ पेमेंट के डाटा को रिलीज किया गया, जिसके अंदर पता लगा कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के फोर्थ क्वार्टर के अंदर भारत ने 0.6% का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया है। यह बहुत कम बार होता है कि भारत द्वारा करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। अब बात आती है सबसे पहले करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है। देखो, बहुत सिंपल टर्म्स में अभी मैं बता रहा हूं, वीडियो के अंदर हम लोग और डिटेल में इस चीज को समझेंगे। बट अगर मैं कहूं कि यार भारत ने कोई सा सामान इंपोर्ट किया है या कोई सा सामान एक्सपोर्ट किया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है। और अगर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है तो इसे हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा हो गया है। हालांकि ये बहुत सिंपल भाषा है, इसके अंदर और भी कई सारी टेक्निकलिटी देखने को मिलती है। वीडियो के अंदर हम लोग सारी टेक्निकलिटी को समझेंगे कि किन किन चीजों को हम लोग करंट अकाउंट के अंदर कैलकुलेट करते हैं। बट मेजर चीज हम लोग ट्रेड को कैलकुलेट करते हैं, तो इस कारण से मैं एक सिंपल टर्म्स में आपको बता रहा हूं कि करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब क्या है। मतलब ओवरऑल रूप से भारत ने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है एज कंपेयर टू इंपोर्ट, ये हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। और भारत ने ऐसा नहीं है कि इतिहास में पहली बार ऐसा किया, इसके पहले भी फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर भारत ने करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो होल्ड किया था 0.9% का। बट आप याद कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21 कौन सा था? ये वो समय था जब कोविड-19 देखने को मिल रहा था। उस समय पर भारत के अंदर इतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट था नहीं। ऐसी कंडीशन में भारत ने इंपोर्ट कम किया था। वहीं भारत के अंदर से कई सारी दवाइयां एक्सपोर्ट हो रही थी, उस वजह से हमारा करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो देखने को मिला था। यानी कि जो भारत के अंदर करंट अकाउंट सरप्लस उस समय पर था वो एक एक्सेप्शनल केस था, वो पेंडेमिक की वजह से था। बट अभी जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है भारत की इकोनॉमी के रिबाउंड होने की वजह से। जो 2001 से 2004 के बीच में भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही थी और उस समय पे फास्ट करंट अकाउंट सरप्लस के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही थी, सिमिलर प्रकार की करंट अकाउंट सरप्लस की ग्रोथ अभी भारत के अंदर देखने को मिल रही है। अब ये सब कैसे हो रहा है उसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो, जहां पर आपको कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए कंप्लीट रूप से आप लोगों को 360 डिग्री कवरेज दिया जाएगा, जहां पर टेस्ट सीरीज, सीसेट, ऑप्शनल, इन सब की तैयारी कराई जाएगी। इंडिया के ये टॉपर्स ऑलरेडी अनअकैडमी से निकले हैं और इनको पढ़ाया है अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर द्वारा, तो आप भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। देखो, ये एक देश का लेखा जोखा होता यह है कि आईएमएफ द्वारा यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है, जिसके आधार पर किसी भी देश की सेंट्रल बैंक एक डाटा क्रिएट करती है कि कितना पैसा उस देश से बाहर गया और कितना पैसा उस देश के अंदर आया। उसी चीज को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम दो अलग अलग भाग के अंदर विभाजित करते हैं। एक पार्ट होता है करंट पार्ट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। अभी जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, करंट अकाउंट की बात कर रहा हूं। करंट अकाउंट के अंदर एक तो आता है गुड्स यानी कि मर्चेंडाइज का ट्रेड, दूसरा आता है सर्विस का ट्रेड, यानी कि जितना भी ट्रेड है वो कहां आएगा? करंट अकाउंट के अंदर। वहीं इनकम यानी कि किसी भी तरीके का प्रॉफिट, जैसे किसी भी कंपनी ने भारत में एफडीआई लगाई, इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट पे उसको कुछ इंटरेस्ट, कुछ प्रॉफिट, कुछ डिविडेंड प्राप्त हुआ, तो वो जो प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट है वो पैसा आप करंट अकाउंट के अंदर कैलकुलेट करोगे। वहीं जितना पैसा उसने लगाया इंडिया के अंदर वो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा और उसे हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर कैलकुलेट करते हैं। वहीं रेमिटेंसेस, डोनेशन, गिफ्ट जैसे ट्रांसफर भी करंट अकाउंट के अंदर कैलकुलेट होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताऊं तो करंट अकाउंट के अंदर कैलकुलेट किया जाता है ट्रेड, इनकम और ट्रांसफर। वहीं कैपिटल अकाउंट के अंदर कैलकुलेट किया जाता है इन्वेस्टमेंट, चाहे वो एफडीआई का हो या एफपीआई का, लोन गवर्नमेंट द्वारा या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग द्वारा, और जो एनआरआई वगैरह
भारत के अंदर आके अपना बैंक अकाउंट खोले और उसके अंदर अपने पैसे डाल के रखे, तो वो भी हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर कैलकुलेट करते हैं, यानी कि बैंकिंग जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाती है। अब अगर हम ओवरऑल रूप से देखें तो भारत के अंदर एफडीआई, एफपीआई बहुत ज्यादा मात्रा में आती है, साथ में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी भारत के अंदर अच्छी खासी होती है। एनआरआई भी भारत के अकाउंट के अंदर पैसा डाल के रखते हैं। ऐसी कंडीशन में कैपिटल अकाउंट हमारा पॉजिटिव रहता है, यानी कि ओवरऑल रूप से पैसा जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, जाता कम है, ठीक है। पर वही हम लोग करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट हमारा नेगेटिव देखने को मिलता है हर साल। बहुत कम समय ऐसा होता है जब हमारा करंट अकाउंट पॉजिटिव होता है। इस करंट अकाउंट में नेगेटिव होने का एक बड़ा कारण है गुड्स के अंदर इंपोर्ट का ज्यादा होना। गुड्स के अंदर हम बहुत भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम होता है, इस वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ओवरऑल रूप से नेगेटिव होता है। जबकि हम सर्विस के अंदर बात करें तो सर्विस के अंदर ओवरऑल बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा पॉजिटिव देखने को मिलता है। अब इस बार क्या हुआ है, जो फोर्थ क्वार्टर रहा फाइनेंशियल ईयर 24 का, उसके अंदर भारत ने ओवरऑल रूप से करंट अकाउंट सरप्लस $5.7 बिलियन का रिकॉर्ड किया है, जो दर्शाता है कि 0.6% ऑफ जीडीपी का एक्स्ट्रा करंट अकाउंट सरप्लस भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। अब ये जो करंट अकाउंट सरप्लस भारत के अंदर हुआ, ये केवल फोर्थ क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं, मतलब मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 की बात नहीं कर रहा। फाइनेंशियल ईयर 24 अगर मैं टोटल बात करूं तो उसके अंदर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ही देखने को मिलेगा, जो कि $23.2 बिलियन का है। बट क्योंकि फोर्थ क्वार्टर के अंदर हम लोगों ने एक सरप्लस होल्ड किया है, इस वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा इस बार कम रहा है। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट भारत का $67 बिलियन का था, यानी कि अभी के मुकाबले लगभग 3 गुना करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिल रहा था। यानी कि ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट भारत का कम हुआ है और इस बार केवल 0.7% ऑफ जीडीपी करंट अकाउंट डेफिसिट भारत का देखने को मिल रहा है। इस करंट अकाउंट डेफिसिट के कम होने का एक बड़ा कारण है कि भारत का जो गुड्स के ट्रेड के अंदर डेफिसिट अभी तक हुआ करता था, वो गुड्स के ट्रेड का डेफिसिट भारत का कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। $50.9 बिलियन का इस बार गुड्स के ट्रेड का डेफिसिट देखने को मिला है, जो पिछली बार के मुकाबले लगभग $2 बिलियन कम है। जहां पर एक तरफ गुड्स के ट्रेड में डेफिसिट कम देखने को मिला है, यानी कि गुड्स के अंदर हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा बड़ा है, इंपोर्ट कम हुआ है, और ये आप क्लियरली इस न्यूज आर्टिकल के अंदर देख सकते हो। इस बार जो भारत का एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड छू गया है, लगभग $778 बिलियन का भारत ने एक्सपोर्ट किया है। अनिरुद्ध सर ने ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर ये वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। अब भारत का जो ओवरऑल रूप से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, ये बढ़ने का कारण क्या रहा? बढ़ने का कारण रहा यूएस यूएई के साथ में एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा इस बार। खास रूप से जो रमजान वाला महीना था उस समय पर इंपोर्ट मिडिल ईस्ट के अंदर काफी ज्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से भारत से एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिला। वहीं गुड्स के अंदर एक्सपोर्ट 7 क्वार्टर के अंदर इस बार हाईएस्ट रहा। वहीं सर्विस के अंदर हमारा ओवरऑल ट्रेड सरप्लस ही रहता है, पर इस बार वो सरप्लस और ज्यादा रहा। पिछली बार $39 बिलियन हम लोगों ने ज्यादा सर्विस एक्सपोर्ट की थी, इस बार हम लोगों ने जो सर्विस एक्सपोर्ट की है वो लगभग $47 बिलियन एक्स्ट्रा की है, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से देखें तो हमारा गुड्स का बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट कम रहा और सर्विस का बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस ज्यादा रहा। तो ओवरऑल रूप से ट्रेड का बैलेंस कम रहा, डेफिसिट में रहा, पर डेफिसिट जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा था। वहीं मर्चेंडाइज इंपोर्ट भी इस बार हम लोगों का कम होता हुआ दिखाई दिया है, जो $174 बिलियन था थर्ड क्वार्टर के अंदर, वो कम होकर लगभग $170 बिलियन के ऊपर आ गया है। जो भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड है, जहां पर इंपोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ये चीज फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर भी कंटिन्यू रहेगी, ऐसा कई सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, जिसकी वजह से भारत का ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 25 के पहले क्वार्टर के अंदर लगभग $112 बिलियन के ऊपर पहुंच जाएगा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड हाई होगा। बट आप देख सकते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हमारा डेफिसिट हुआ है, बट उसके बावजूद भी हमारा करंट अकाउंट सरप्लस कैसे आ गया फाइनेंशियल ईयर 24 के फोर्थ क्वार्टर के अंदर? इसका एक बड़ा कारण है इनकम और ट्रांसफर का सरप्लस होना।
अगर मैं प्राइमरी इनकम अकाउंट की बात करूं यानी कि प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, तो आप देखते हो कि भारत के अंदर एफडीआई, एफपीआई आती है, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से भारत से प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड ये भारत के बाहर जाता है। और भारत के बाहर जाने की वजह से भारत से इस बार नेट प्राइमरी इनकम आउटगो हुई थी लगभग 14.8 बिलियन डॉलर की, पर इसे कवर कर लिया रेमिटेंसेस ने। कई सारे भारतीय लोग जो पहले मिडिल ईस्ट के अंदर जाके काम किया करते थे, अब वो मिडिल ईस्ट के अंदर जाके काम ना करते हुए वेस्टर्न कंट्रियों के अंदर हाई पेइंग जॉब कर रहे हैं, जिसके कारण से ज्यादा रेमिटेंसेस भारत के अंदर आ रहे हैं। इवन दुनिया के हाईएस्ट रेमिटेंसेस अभी भारत के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस बार रेमिटेंसेस लगभग 32 बिलियन डॉलर बढ़े हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल करंट अकाउंट सरप्लस इस बार भारत का फोर्थ क्वार्टर के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है। अब बात आती है कि भारत का जो मेन करंट अकाउंट सरप्लस इस बार देखने को मिला है, उसका बड़ा कारण है एक्सपोर्ट के अंदर वृद्धि होना। तो भारत के अंदर ये एक्सपोर्ट में वृद्धि हो क्यों रही है, उसका एक बड़ा कारण है कि वर्ल्ड के अंदर जो डिमांड है वो बढ़ रही है। देखो होता क्या है, होता यह है कि ये होती है बिजनेस साइकिल, जिसके अंदर एक समय होता है जब इकोनॉमी ग्रो करती है, फिर डाउनफॉल की तरफ जाती है, फिर इकोनॉमी वापस से रिकवर करती है। आपको याद होगा फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी क्योंकि ग्लोबल लेवल पे वॉर हो रहे थे, बट अब क्योंकि रिकवरी का फेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, इस रिकवरी के फेज के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इस डिमांड को फुलफिल करने में भारत एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है, जिसकी वजह से भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। वहीं भारत के एक्सपोर्ट के अंदर हम अलग अलग मार्केट को छू रहे हैं, अलग अलग मार्केट को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। जैसे रशिया को पहले हम लोग इतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पर अब 35.41% तक रशिया के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ा। रोमानिया, अल्बानिया के अंदर भी हमारा एक्सपोर्ट जो है वो लगभग 138 और 234% से बढ़ा है, जो दर्शाता है कि ओवरऑल रूप से भारत जो है वो अलग अलग मार्केट को रीच आउट कर रहा है और अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है। वहीं गवर्नमेंट स्कीम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में। जैसे आपने सुना होगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, रोड टैप, जीआई टैग, मेड इन इंडिया, और भी कई सारी ऐसे स्कीमें लाई गई भारत सरकार द्वारा, जिसके वजह से ओवरऑल रूप से भारत का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाया गया, गिफ्ट सिटी बनाई गई, ये सारी चीजें भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, जो दर्शाता है कि भारत जो है, भारत सरकार जो है वो प्रयास कर रही है कि भारत के एक्सपोर्ट को ओवरऑल रूप से बढ़ाया जाए। वहीं पहले क्या होता था कि भारत को जिस भी चीज की जरूरत लगती थी उस चीज का हम लोग इंपोर्ट कर लेते थे, पर अब हम लोग उसका इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों की कंपनियों को कह रहे हैं कि आप भारत के अंदर ही आके प्रोड्यूस करो, जिसकी वजह से भारत के अंदर एफडीआई बढ़ रहा है और प्रोडक्शन भारत में ही हो रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल रूप से भारत का इंपोर्ट कम हो रहा है और भारत की जीडीपी जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका एक बड़ा कारण भारत के अंदर एफडीआई का आना भी है। पहले हम लोग आईफोन को इंपोर्ट करते थे, पर अब आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत के अंदर बनने की शुरुआत हो रही है। पहले सेमीकंडक्टर हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, पर अब टाटा कंपनियों को हम लोगों ने लाइसेंस दिया हुआ है, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर भी भारत के अंदर प्रोड्यूस होगा। मतलब क्या हो रहा है कि जो इंपोर्ट है उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं भारत के अंदर ही प्रोडक्शन से। ये आत्मनिर्भर भारत का एक इंपॉर्टेंट गेम है जो यहां पर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ चाइना को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर। पहले जो चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रूप में देखने को मिल रहा था, अब चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हटता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे भारत का एक्सपोर्ट ओवरऑल रूप से बढ़ा है, वहीं चाइना का ओवरऑल एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है 7.5% से, जो दर्शाता है कि जो भारत है उसकी ग्रोथ के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल है चाइना के डाउनफॉल का। वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर जो इंटरनल पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसी देखने को मिल रही है, उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहां पर देखने को मिल रहा है। जैसे यूएई ऑस्ट्रेलिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की वजह से भारत का ओवरऑल रूप से यूएई के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ा है। वहीं भारत ने जो क्राइसिस का समय था, उस क्राइसिस के समय को अपने अपॉर्चुनिटी के अंदर तब्दील किया। जैसे जब ऑयल प्राइसेस अचानक से बढ़ रहे थे, रशिया के ऊपर सैंक्शन लग रहे थे, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन अचानक से कम हुए, तो भारत ने क्या किया, सस्ते रेट के अंदर उन कंट्रियों से ऑयल लेने का प्रयास किया, ताकि क्या हो, भारत का ओवरऑल जो इंपोर्ट है वो कम हो। क्योंकि ऑयल का इंपोर्ट हम बंद नहीं कर सकते, ऑयल क्या है, हमारा एक असेंशियल इंपोर्ट है। पर जब हम लोग ऑयल के इंपोर्ट को कर रहे हैं तो हम लोग उसको कम रेट पे करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं लोकल करेंसी पे व्यापार,
भारत ने कई सारी कंट्रियों के साथ में किया और ये लोकल करेंसी का व्यापार बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा ऐसी कंट्रियों के साथ में जिनके ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे, जैसे ईरान है, रशिया है। रशिया के साथ में बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से भारत के ओवरऑल इंजीनियरिंग गुड का एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो क्राइसिस का समय था उसको हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी के अंदर तब्दील किया। अब जो ओवरऑल करंट अकाउंट सरप्लस है भारत का, जो इस बार क्वार्टर के अंदर देखने को मिला, वहीं कैपिटल अकाउंट तो हमारा ऑलरेडी सरप्लस रहता ही है। इन दोनों के सरप्लस होने से भारत को क्या बेनिफिट होगा? देखो, ओवरऑल रूप से ये होगा कि भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो जाएगा और भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होने से एक्स्ट्रा डॉलर मार्केट के अंदर आएंगे। इस डॉलर को आरबीआई अब्सॉर्ब करेगी और आरबीआई जब इस डॉलर को एब्जॉर्ब करेगी तो ये सारा पैसा जाएगा आरबीआई की तिजोरी के अंदर, जिसे हम लोग फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। तो ओवरऑल रूप से भारत के फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे, जो आप ऑलरेडी न्यूज के अंदर देख सकते हो। 14 जून को भारत के फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड हाई चले गए थे। इस तरीके से आने वाले समय में भारत के और भी ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड हाईएस्ट लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, बुखरी के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।